बच्चों आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह काम आता है। ठीक है, सीधा काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मोल के बारे में। कहीं पर लिखा गया 1 मोल, तो इसका मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। जैसे आपसे किसी ने बोला 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन, तो आप समझते हैं कि 12 होगा। किसी ने बोला 1 पेयर, तो आपको पता है कि 2 होगा। लाइकवाइज अगर किसी ने बोला 1 मोल, तो इसका मतलब एक नंबर है एक्चुअल में जिसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को बोला जाता है एवोगाद्रोज नंबर। क्या बोला जाता है इसको? एवोगाद्रोज नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है Na से। इसे डिनोट किया जाता है Na से। ठीक है, फिर से बोलता हूं, 1 मोल एक सिंपल सा नंबर है जिस नंबर का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसका नाम है एवोगाद्रोज नंबर और डिनोट किया जाएगा Na से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर A कैपिटल रहेगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया N और स्मॉल a लिख दिया तो ये सोडियम का सिंबल बन जाएगा। तो एवोगाद्रोज नंबर जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर A कैपिटल होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भैया कि यहाँ पर हम मोल को और कैसे लिख सकते हैं। ये मोल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है समझिएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा गया ग्राम एटम, फिर लिखा गया ग्राम मॉलिक्यूल, फिर लिखा गया ग्राम आयन, फिर लिखा गया ग्राम मोल, या फिर सिर्फ लिखा गया मोल। तो इन सब का मतलब होता है मोल। ग्राम एटम लिखा मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा मतलब मोल, ग्राम आयन लिखा मतलब मोल, ग्राम मोल लिखा मतलब मोल, और मोल लिखा है तो मोल ही होगा। एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसी ने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसी ने बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फिर किसी ने बोला 1 ग्राम आयन ऑफ ऑक्सीजन, फिर किसी ने बोला 1 ग्राम मोल, सॉरी ऑक्सीजन आयन के केस में यहां पर मैं ऑक्साइड लिख देता हूं, मान लो आयन लेना चाहिए। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इतने तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब पहली बात, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल, मोल, सबका मतलब है मोल, सबका मतलब है मोल। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 मोल ऑफ किसका, वो देखेंगे। फिर आपसे बोला गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 मोल ऑफ किसका, 1 मोल, आगे लिखेंगे। 1 ग्राम आयन बोला, ग्राम और आयन एक साथ लिख के दे दिया, मतलब कि मोल है, तो फिर से लिख दूंगा 1 मोल। फिर 1 ग्राम मोल, मोल ही है तो 1 मोल हो गया, और 1 मोल है तो ऑब्वियस है 1 मोल ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो 1 मोल ही है। चलिए लिख दिया मैंने। फिर बोलता हूं यहां पर मैं फिर बोलता हूं, ध्यान समझिएगा। आपसे क्या बोला गया? ग्राम एटम मतलब मोल है, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल है, ग्राम आयन मतलब मोल है, 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल है, 1 ग्राम मोल तो मतलब मोल ही है, वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल, और मोल है तो ऑब्वियस मोल ही रहेगा। इन सब का मतलब है मोल। ठीक है, आगे बात करते हैं किसका मोल, वो इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या बोला गया? एटम। क्या बोला गया यहां पर? एटम। तो ऑक्सीजन का आप क्या लेंगे? एटम लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं O और मैं लिखता हूं O2, तो O क्या है? एटम है, और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, आप सब जानते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया? ग्राम एटम मतलब मोल हो गया, लेकिन यहां एटम टर्म बताता है कि मोल किसके लेना है? एटम के लेने हैं। किसके एटम? ऑक्सीजन के एटम्स। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम
1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर इधर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा गया, इसका मतलब मोल है। मॉलिक्यूल बोला, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या लेना है आपको, मॉलिक्यूल लेना है, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ O2। अब ऑब्वियस O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ गया। फिर यहां पर बोला गया 1 ग्राम आयन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन क्या होता है, ऑक्सीजन -2, तो 1 मोल ऑफ O2- आयन। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम मोल, ग्राम मोल साथ में लिखा मतलब मोल है। अब देखिए इसके पहले वाले केस में क्लियर था, आपको यहां एटम बताना था, इसके पीछे वाले केसेस में कहानी बहुत क्लियर थी। क्या क्लियर थी कहानी, यहां आपको एटम बताना था, यहां आपको मॉलिक्यूल बताना था, यहां आपको आयन बताना था। तो आपने देखिए यहां पर एटम लिया, यहां मॉलिक्यूल बोला तो आपने मॉलिक्यूल लिया, यहां आयन बोला तो आपने आयन लिया। लेकिन जब क्लियर ना हो, जैसे ग्राम मोल बोल दिया, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन का मतलब हो सकता है O हो सकता है O2 हो, ठीक है ना, क्योंकि यहां क्लियर नहीं, इसके पहले क्लियर था एटम मॉलिक्यूल आयन, लेकिन यहां तो ग्राम मोल है, मतलब मोल तो है, बट मोल किसका, O का या O2 का, क्लियरिटी नहीं है। तो उस केस में आप वो लेंगे जिस फॉर्म में वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। तो ऑक्सीजन O की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है या O2 की फॉर्म में, सर O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टेंस है वो आंसर होगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ O2, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पे बात 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोला। अब ऑक्सीजन नाम लिख के दिया है, ऑक्सीजन मतलब O समझे या O2 समझे। पीछे केसेस में क्या था, एटम मॉलिक्यूल आयन लिख दिया था, तो समझ में आ गया था भैया कि आपको एटम मॉलिक्यूल आयन लेना है। जब क्लियरिटी नहीं है तो वो लेंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल ऑफ O2, ये हो गया यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर क्या निकल के आई हमारे पास, इंपॉर्टेंट कहानी हमारे पास ये निकल के आई कि अगर कहीं भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन ऐसे टर्म्स यूज किए गए हों तो उन सब का मतलब मोल ही होता है। क्लियर हुआ बात इतना, ये हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है। चलिए तो पहले ऐसा करिए, आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए जल्दी से, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नया टर्म पढ़ते हैं कुछ। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपसे यहां पर बोला जाएगा मोलर वॉल्यूम, लिखिएगा साथ, सॉरी मोलर मास पहले पढ़ लेते हैं, फिर मोलर वॉल्यूम पढ़ेंगे। लिखिएगा हेडिंग मोलर मास। मोलर मास को डिनोट करते हैं हम MW से। किससे डिनोट करते हैं, MW से। मोलर मास जब भी बोला जाए तो ये होगा 1 मोल का मास। मोलर मास क्या होगा, 1 मोल का मास। सर 1 मोल किसका, तो आंसर है 1 मोल किसी एक सिंगल एंटिटी का हो सकता है, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन लिया तो सिर्फ ऑक्सीजन 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 के 1 मोल हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मिक्सचर ले लें, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन 0.4 मोल लिया, 0.4 मोल, ऑक्सीजन मैंने 0.5 मोल और नाइट्रोजन मैंने 0.1 मोल लिया। जरा सम करो, 0.4 प्लस 0.5 0.9 हो गया, 0.9 प्लस 0.1 टोटल सम कितना हो गया, 1 मोल हो गया। लेकिन ये मिक्सचर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एटम या आयन के 1 मोल हो। 1 मोल मतलब मैंने अभी बताया 6.023 × 10⁻23 यूनिट्स एंटिटीज। तो हो सकता है 1 मोल ऑक्सीजन हो, सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन हो, मतलब कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन हो, या हो सकता है कि अलग अलग मिक्सचर मिला करके 1 मोल होता हो।
सॉरी अलग अलग कंपोनेंट से मिलने वाले मिक्सचर का टोटल मोल 1 होता हो। फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग क्या समझते हैं, मोलर मास हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मोलर मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इस तरीके से लोग समझते हैं कि मोलर मास ऐसे डिफाइन होगा कि मोलर मास ऑफ O2 कितना, मोलर मास ऑफ N2 कितना, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना, मोलर मास ऑफ वाटर कितना, इस तरीके के क्वेश्चंस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मोलर मास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की एंटिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे O2, N2, बेंजीन, वाटर, NaCl, ग्लूकोज और कोई और। मोलर मास मिक्सचर के लिए भी डिफाइन होता है। जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको, आप हाइड्रोजन ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आप नाइट्रोजन ले लीजिए, तीन को मिला दिया, मिक्सचर बन गया। ये पूरा क्या हो जाएगा, मिक्सचर। और इस मिक्सचर में आप ऐसा कंपोजिशन बनाइए कि इसका टोटल सम मोल्स का 1 आ जाए, तो वहां पर जो मास निकलेगा वो भी मोलर मास कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो मोलर मास का अगर मुझे डेफिनेशन लिखना होगा, मोलर मास का अगर मुझे डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं क्या बोलूं, 1 मोल एटम आयन या मॉलिक्यूल का मास, या बोलूं 1 मोल एटम आयन या मॉलिक्यूल या फिर इनके मिक्सचर का मास। तो आंसर जाएगा बोथ। तो यहां पर हम बोलेंगे मास ऑफ, यहां पर हम बोलेंगे मास ऑफ साथ में लिखिए आप लोग, मास ऑफ साथ में लिखिए 1 मोल ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल और मास ऑफ मिक्सचर having total 1 mole of atom ion or molecule is molar मास, इज मोलर मास। क्लियर हुआ बात इतना? मैंने क्या बोला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल और मास ऑफ मिक्सचर हैविंग टोटल 1 मोल ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल, मतलब सबका सम मिला के 1 मोल हो या सिर्फ एक सिंगल एंटिटी मिला करके 1 मोल हो, वहां पर जो मास आएगा वो मोलर मास कहलाएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। साथ में मैंने क्या बोला, मोलर मास 1 मोल का मास, 1 मोल क्या, सिंगल और मिक्सचर बोथ। आंसर जाएगा बोथ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि 1 मैंने यहां पर बोला 1 मोल H2, तो 1 मोल H2 का मास कितना आता है, 2 ग्राम आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने H2 का कितना लिया, 1 मोल लिया ना। 1 मोल मतलब कितने, एवोगाड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जो ये मास आया है, दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ H2। फिर इसी तरीके से ये एक केस हो गया, दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर H2 लिया, O2 लिया और हीलियम लिया। ध्यान समझिएगा, मैंने H2 ले लिया लेट्स से 0.4 मोल, O2 ले लिया मान लीजिए 0.5 मोल और हीलियम ले लिया मैंने 0.1 मोल। ये मिक्सचर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर। चलिए जरा सम करते हैं, 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.1, 0.4 प्लस 0.5, 0.9 प्लस 0.1 हो गया।
तो यहाँ पर 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.1, ये टोटल सम कितना हो गया, 1 मोल हो गया। चलिए इसका मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? H2 क्या मोलर मास कितना है, 2। भाई एक H2 का मास, 1 मोल H2 का मास कितना है, 2 ग्राम, आपको पता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 मोल H2 का मास 2 ग्राम, तो 0.4 मोल का मास कितना, तो आ जाएगा H2 के लिए कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 2 ग्राम। O2 के लिए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, O2 का मोलर मास कितना, 32। कितने हैं यहाँ पर टोटल, 0.5 मोल है। तो हम बोलेंगे भाई O2 के 1 मोल का मास कितना है, 32 ग्राम है, तो 0.5 मोल का मास कितना होगा, 0.5 इंटू 32। हीलियम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हीलियम कितना है, 0.1 मोल, तो 0.1 इंटू हीलियम का सिंबल क्या होता है, 2He4, इसका मतलब मोलर मास इसका कितना है, 4 ग्राम है। तो हम बोलेंगे हीलियम के 1 मोल का मास कितना है, 4 ग्राम, तो 0.1 मोल का मास कितना, 0.1 इंटू 4, ये हो गया। अब यहाँ से इसका जब हम सम करेंगे, ठीक है, देखते हैं कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 0.4 इंटू 2 0.8, 32 इंटू 0.5 16, तो ये हो गया 0.8 प्लस 16, और ये हो गया 0.4, तो 0.8 और 0.4 1.2 और 16 17.2, ये आंसर आ गया हमारे पास 17.2 ग्राम। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि ये आया आंसर हमारा 17.2 ग्राम। इम्पॉर्टेंट बात क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो 17.2 ग्राम आया है, ये मास आया इस मिक्सचर का, ये मास आया इस मिक्सचर का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिक्सचर टोटल सम कितना रखता है, मोल्स का 1 रखता है। ये मिक्सचर मोल्स का टोटल सम कितना रखता है, 1 रखता है। देख सकते हैं 0.4, 0.5 और 0.1 का सम 1 मोल आता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो मिक्सचर है ये एक्चुअल में टोटल सम 1 मोल रखता है। तो जो आंसर होगा ये इस मिक्सचर का मोलर मास होगा। तो ये एक्चुअल में कहलाएगा मोलर मास ऑफ गिवन मिक्सचर। मान लीजिए टोटल सम इसका 1 मोल नहीं आता, तो सिर्फ वो इस मिक्सचर का मास होता, मोलर मास नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, अगर ये मान लीजिए टोटल सम मोल्स का ये 1 नहीं आता, तो जो आंसर आता वो उस मिक्सचर का मास होता, बट मोलर मास नहीं होता। मोलर मास बोलने के लिए आप सिंगल एंटिटी लीजिए या फिर मिक्सचर लीजिए, दोनों के केसेस के लिए मोल का टोटल वैल्यू आपको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो वो मोलर मास कहलाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे कहानी देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पर मोलर वॉल्यूम। साथ में हेडिंग लिखिए मोलर वॉल्यूम। इसको डिनोट करेंगे हम Vm से। किससे डिनोट करेंगे? Vm से। जैसे मोलर मास को डिनोट किया Mw से, ऐसे मोलर वॉल्यूम को डिनोट करेंगे Vm से। मोलर मास से हमने सीखा क्या? मोलर मास डिफाइन किसके लिए होगा? 1 के लिए, मतलब एक ही टाइप के सब हों, जैसे ऑक्सीजन 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 मिला के 1 मोल हो, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब मिलके 1 मोल होंगे तब भी चलेगा। आंसर दोनों केसेस में चलेगा। मतलब ऐसा समझिए, एक सैंपल है, इसमें ऑक्सीजन 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 सब मिल करके 1 मोल है, तो मोलर मास आ जाएगा। एक ऐसा सैंपल है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम ये सब मिल करके 1 मोल है, तो जो मास आएगा वो भी मोलर मास ही कहलाएगा। मतलब मोलर मास है सिर्फ एक ही टाइप के केस के लिए वैलिड नहीं है, एक टाइप का केस हो या मिक्सचर का केस हो, दोनों केसेस में मोलर मास टर्म वैलिड है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर अब समझिएगा। उसी तरीके से जब मोलर वॉल्यूम की बात आएगी तो वो भी क्या होगा, मिक्सचर के लिए और सिंगल टाइप का 1 टाइप का एंटिटी के लिए वैलिड होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात, मोलर मास हम डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल सब के लिए।
बट मोलर वॉल्यूम जो डिफाइन होता है वो गैसेस के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए? गैसेस के लिए। गैसेस या फिर गैसियस मिक्सचर किसके लिए डिफाइन होगा? गैसेस के लिए डिफाइन होगा या फिर गैसियस मिक्सचर के लिए ही डिफाइन होगा। जबकि मोलर मास सॉलिड, लिक्विड, गैस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल सब में चलेगा। मोलर वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए चलेगा, मतलब गैस हो या फिर गैस का मिक्सचर हो, बात तो फाइनल है कि गैस के लिए मोलर वॉल्यूम टर्म वैलिड होगा। जैसे पीछे जब मैंने मोलर मास अभी पढ़ाया तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक किया क्या कि यहाँ पर ही वैलिड है? नहीं बोला मैंने बोला सबके लिए वैलिड है, बट यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे जैसे मोलर मास को क्या बोला था? 1 मोल का मास। मोलर मास को क्या बोला था हमने? 1 मोल का मास। तो इसको क्या कहेंगे? 1 मोल का वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको हम? 1 मोल। अब क्या गैसेस के लिए बस वैलिड है? तो 1 मोल गैस और 1 मोल गैसेस और गैसियस मिक्सचर। अभी तो पता चल गया मिक्सचर के लिए भी वैलिड होगा। 1 मोल गैसेस और गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, टर्म पे ध्यान दीजिए, मोलर वॉल्यूम है। देखिए मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है यहाँ पर, भाई मैं आपको कंसेप्चुअली सिखाना चाहता हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड टाइप से डेफिनेशन भी लिखा सकता हूँ, बट अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, यहाँ पे हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन तो हम लिख लेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ठीक है, इसमें समझ में आ ही रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करें, काम की बात करते हैं। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि मोलर वॉल्यूम डिफाइन होगा किसके लिए? गैसेस के लिए या फिर गैसियस मिक्सचर के लिए। ठीक है, ऑब्वियस है, मोलर नाम लगाया तो 1 मोल लेना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, जैसे ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एसटीपी। क्या आता है? एसटीपी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात आता है सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो इसका वैल्यू होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 273.15 केल्विन। और यहां पर एक आएगा स्टैंडर्ड प्रेशर में, देखिए नाम क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमको यहां पता चलना चाहिए स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू होता है 1 बार। कितना होता है? 1 बार। 1 बार जो होता है ये एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल एक्चुअल में प्रेशर का एसआई यूनिट है। बात समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि 1 बार इज एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। देखिए होता क्या है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 273.15 ऐड कर देंगे, तो उससे जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पर 273.15, तो आंसर केल्विन में आएगा। ठीक है, कई बार बुक्स में सिर्फ 273 लिखा हुआ मिल सकता है आपको, बट एक्चुअल बात क्या है कि अगर आप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आपको 273.15 ऐड करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी बेस्ड सारी बातें हैं, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से है। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने ही क्वेश्चन पूछ लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज, एक ऑप्शन दे दिया 273.0 केल्विन और एक ऑप्शन दे दिया 273.15 केल्विन। अब आपने अगर ये पढ़ा है कि अच्छा 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो आप ये वाला आंसर टिक करके आ जाएंगे। अब पता चला करेक्ट आंसर 273.15 था। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो जिस नंबर को ऐड किया जाता है, ध्यान रखिए, जिस नंबर को ऐड किया जाता है वो नंबर होता है 273.15। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस था, ऐड क्या किया उसमें 273.15, तो आंसर आ गया 273.15 केल्विन।
और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 बार होता है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ समझिएगा ध्यान से। मैंने बोला भैया ये वैलिड है किसके लिए, मोलर वॉल्यूम गैसेस के लिए या फिर गैसेस मिक्सचर के लिए। तो एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया, यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में उस कंसेप्ट को सीखेंगे। आपसे एग्जामिनर ने बोल दिया मोलर वॉल्यूम ऑफ, साथ में लिखते जाइए। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, मोलर वॉल्यूम का जो ये वहाँ मैंने पॉइंट लिखा है, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखते हैं। हाँ, अब आपसे यहां पर बोला गया, ध्यान समझिएगा, आपसे यहां पर बोला गया पॉइंट मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट STP इज। ठीक है, आपसे बोला मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट STP इज। STP का मीनिंग समझ लिया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273.15 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है ना। चलिए अब होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर लोग आंसर करने वाले हैं 22.4 लीटर, जो कि गलत होगा। ज्यादातर लोग रटा रटाए कंसेप्ट टिक कर देंगे 22.4 लीटर, और अगर ये आपने आंसर टिक किया तो कॉन्फिडेंस के साथ आप वहां गलती करके आएंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट STP इज 22.71 लीटर। क्या गलती करते हैं आप लोग, क्या गलती हो सकता है, आप गलती से हो सकता है 22.4 लीटर टिक कर दें, जो कि गलत आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गया कि नहीं है। आपका आंसर होगा STP पर आइडियल गैस या फिर उसके मिक्सचर का, क्योंकि मोलर वॉल्यूम टर्म किसके लिए वैलिड होगा, मिक्सचर के लिए भी वैलिड होगा। हाँ, बट आइडियल गैस वहां टर्म होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा कुछ बोल दिया, तब फिर ये आंसर 22.71 भी नहीं जाएगा, कुछ और होगा। क्या होगा वो हम लोग बाद में सीख लेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आइडियल गैस पे फोकस करते हैं। रियल में बात किया जाए, प्रैक्टिकल बात किया जाए, दुनिया में कोई भी आइडियल गैस जैसा मटेरियल होता नहीं है। ये मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट समझ लो। तो रियल गैसेस की बात करेगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब किसी की बात करेगा तो वहां पर ये वैल्यू 22.71 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या आएगा, कैसे पता करेंगे, वो सब बहुत बात की कंसेप्ट हम लोग आगे सीख लेंगे रियल गैसेस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे यहां पर बोल दिया, ठीक है, तो सर ये 22.4 क्या होता है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर ये 22.4 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी होता था 22.4 पढ़ लेते थे। सुनिएगा ध्यान से, इसको कट करके लिखना बहुत जरूरी है, समझिएगा ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता था, STP का एक ओल्ड कंसेप्ट था, STP का ओल्ड कंसेप्ट, और STP का ओल्ड कंसेप्ट बोलता था कि टेम्परेचर होना चाहिए टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये तो वही हो गया, सेम हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में लिखेंगे, अगर हम इसको केल्विन में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये तो अपन ने वही टेम्परेचर लिख लिया जो अपन ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए लिखा है। बट ओल्ड कंसेप्ट में जो स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू माना जाता था वो होता था 1 atm। कितना होता था, 1 atm। अब इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। किस वजह से हुआ क्या एक्चुअल में, कि जब हम लोगों ने यहां पर मोलर वॉल्यूम का डिस्कशन किया, ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो मोलर वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट, अब ओल्ड कंसेप्ट का डेटा उठा लेते हैं। ओल्ड कंसेप्ट में, एसटीपी के ओल्ड कंसेप्ट में टेम्परेचर उतना ही था जितना आज है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर कितना है एक्चुअल में 1 बार, बट ओल्ड कंसेप्ट में लिया जाता था 1 atm। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ पर, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, मतलब ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसटीपी। तब ये वैल्यू आता था आइडियल गैस के लिए 22.41, आगे लिखेंगे 22.413, बट उससे मतलब नहीं, इतने में आ जाता है सर 22.41 लीटर। इसी से लिया गया था 22.4, पुराना कंसेप्ट, और आज भी वो चला आ रहा है। एग्जामिनर तो समझदार है और एनसीईआरटी में लिखा भी है ये डेटा, तो एग्जामिनर तो बहुत समझदार है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन यही पूछ लिया आपसे कि 1 मोल आइडियल गैस का या फिर उसके मिक्सचर का एसटीपी पर बोले तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा। पता चला आप 22.41 टिक करके आ गए और पता चला आंसर था 22.71। कई बार 22.41 को सिर्फ 22.4 लिख करके भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, एसटीपी का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एसटीपी का एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलता है, टेम्परेचर कितना एसटीपी के लिए एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लें, चलो इसको ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पे हो जाएगा एसटीपी का मीनिंग हो जाएगा एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, तब है एक्चुअल में 22.71। क्लियर हुआ बात इतना, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर इन दोनों के अलावा एक और कहानी आती है SATP, एक और कहानी आती है SATP। सर ये नया नाटक क्या है, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका वैल्यू कितना होगा, यहां पर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, और तो 273.15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 298.15 केल्विन, ये हो गया। और यहां पर स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू ही लिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 बार। 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल, पास्कल SI यूनिट है प्रेशर का। अब यहां पर फिर से वही नई बात आ जाएगी, क्या नई बात आएगी, आपसे एग्जामिनर ने बोल दिया कि बोल दिया एग्जामिनर ने मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट SATP इज, तब आपका आंसर जाएगा यहां पर 24.789 लीटर। ठीक है, क्लियर हुआ बात इतना।
SATP पर वैल्यू कितना है 24.789। अब चलिए हमारे पास फाइनल डेटा क्या क्या है वो फाइनल लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लीजिए आपसे यहाँ पर जो जो हमने फाइनल डेटा पढ़ा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर को PRS लिख दिया, टेम्परेचर को TMP लिख दिया, प्रेशर कंडीशंस, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम किसके लिए, ये मोलर वॉल्यूम किसके लिए, आइडियल गैस के लिए या फिर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस के लिए और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, इसके लिए। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास ऐसा हम टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस तरफ क्या लिखा गया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, और इधर लिख दिया गया है मोलर वॉल्यूम। चलिए पहला देखते हैं। आपसे बोल दिया यहां पर STP, क्या बोला, STP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 बार प्रेशर। फिर दूसरा आपसे बोल दिया, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं, आपसे बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर। और तीसरा आपसे बोल दिया SATP मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कभी भी नाम आ जाए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर नाम कहीं भी रहेगा तो आपका आंसर स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए 1 बार ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर कभी भी बोले, स्टैंडर्ड प्रेशर कभी भी बोलेगा तो आपका आंसर 1 बार ही जाएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा 1 बार आंसर करेगा। स्टैंडर्ड नाम आ गया प्रेशर के पहले, वो किसी भी तरीके से है, 1 बार ही टिक करना। STP पर वैल्यू कितना आया 22.71 लीटर। 0 और 1 ATM, 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पर आइडियल गैस के लिए वैल्यू कितना है 22.41 लीटर। सिर्फ 22.4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। और SATP पर वही वैल्यू आ गया कितना 24.789 लीटर। ये फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है ना, पूरी कहानी का यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सार है। आया समझ में नहीं? यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ पर कंक्लूड कर दी गई है। देखिएगा ध्यान से, STP पर कितना 22.71, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM मतलब 1 बार की हम 1 ATM ले लिया तो यहाँ पर कितना है 22.41 लीटर। और SATP पर कितना है 24.789 लीटर। ये हो गया यहाँ पर कहानी। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं, ये सब लिख लेंगे अपन, पहले समझ लेते हैं एक बार में। अब देखिए, आपसे किसी ने बोला ये 1 ATM 1 बार क्या है, तो समझिएगा अगर आपसे बोला गया 1 बार तो ये होगा स्टैंडर्ड, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो ये होगा स्टैंडर्ड प्रेशर। और किसी ने बोला 1 ATM तो ये होगा नॉर्मल प्रेशर। क्या होगा? नॉर्मल प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर। देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, बस उनको हमको पढ़ते जाना है। अब इसका डेटा लिख लेते हैं भाई। देखिएगा ध्यान से, 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल। लेकिन वहीं 1 ATM बोला जाए तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं
मैं देखिए 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो क्या दिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 10⁵ कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। छोटा सा कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड हुआ, कौन ज़्यादा बड़ा, तो आंसर है 1 ATM ज़्यादा बड़ा। यहाँ पर इसके बेसिस हमको क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि 1 ATM इज ग्रेटर देन 1 बार। 1 ATM को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड प्रेशर। ये यहां पर एक बात आ गई, क्लियर हुआ। अब देखिए कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बट आपसे कभी भी बोले, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी बोले तो आप बोलेंगे 1 बार इज इक्वल टू एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। एग्जैक्टली इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 1 बार इज एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल, बट 1 ATM इज 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल 1 ATM के लिए, और 1 बार के लिए एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। ये हो गई यहाँ तक कहानी। चलिए अब पॉइंट नोट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार पूरी कहानी को कंक्लूड भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कहाँ तक लिखा था, हाँ ये हमने यहाँ तक, हाँ मोलर वॉल्यूम हमने हेडिंग लिखा था। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए जल्दी से, फिर ये शायद लिख भी चुके हैं हम लोग। STP का मतलब, STP का मतलब, अगर टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं स्लाइड ऊपर करते जा रहा हूं। इसके बाद फिर ये लिख लीजिए पूरा कहानी, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, फिर ये SATP से आगे ये लिखिए जल्दी से, जो कहानी दिख रही है आपको वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। ये यहाँ पर है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद ये लिख लीजिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एट SATP इज 24.789 लीटर। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद ये टेबल जल्दी से बनाइए, वीडियो को पॉज करके सब काम करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये नोट कर लेंगे, 1 बार को हम स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 ATM को नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। ATM और बार में रिलेशन दिया गया है। यहीं पर साइड में एक चीज़ और लिख लीजिएगा, रंगीन पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। ओह माय गॉड, चलिए ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास्कल, 1 पास्कल मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है और मीटर स्क्वायर एरिया का SI यूनिट है। तो हम लोग इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर अपना आंसर आया है, ये जो आंसर आया है दिस इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। भाई आप सबको पता है
प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसी को पास्कल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है, मैं ऊपर कर रहा हूँ स्लाइड, चलिए ये नोट कर लीजिए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ऐसा करो। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 ATM इज, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे दिया, लिखिएगा साथ में। 1 ATM इज एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल, approximately 10⁵ पास्कल, (76 millimeter of Hg), और नन। चलिए इसी बात को दूसरे तरीके से ऑप्शंस दिए गए। 10⁵ पास्कल, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, 76 millimeter of Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। चलिए तो पहले यहाँ पर देखते हैं। हम सबको पता है कि जो 1 ATM होता है ये एग्जैक्टली हमें पता है कि जो 1 ATM होता है one ATM is equal to 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है ATM। इसी के अलावा 1 ATM का वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, जिसको कि 760 टॉर ऐसा भी लिखा जा सकता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 76 मिलीमीटर ऑफ Hg दिया, तो ये तो नहीं हो सकता, मल्टीपल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा मल्टीपल करेक्ट है। 76 मिलीमीटर Hg बोल दिया, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 ATM होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो 76 मिलीमीटर Hg तो नहीं हो सकता, लेकिन सेंटीमीटर में भी आंसर दिया, देखिए 76 सेंटीमीटर Hg दिया, तो पता चला कि हम इसको ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, 1 ATM 760 मिलीमीटर Hg, 1 ATM 76 मिलीमीटर Hg। एग्जामिनर मिलीमीटर की जगह में लेंथ का कोई और यूनिट ले सकता है, मिलीमीटर की जगह में सेंटीमीटर ले सकता है, एग्जामिनर वहाँ पर मीटर ले सकता है, जो उसका मन करे वो ले सकता है। हमको कन्वर्जन आना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कन्वर्जन करना, तो हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर 10⁻⁻1, सेंटीमीटर इधर चला गया, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 मिलीमीटर, रटना नहीं है, लॉजिकली समझना, इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो इसके बेसिस पे हम लोग 76 मिलीमीटर को, यहाँ पर 76 मिलीमीटर दिया गया है, 76 मिलीमीटर Hg को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये करेक्ट हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर Hg करेक्ट हो जाएगा। इधर देखते हैं 76 मिलीमीटर Hg नहीं हो सकता, बट अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए यहाँ पर 1 बार पूछा होता, 1 बार, तो 1 बार का आंसर क्या जाता है, इस केस में एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल,
और कोई आंसर है नहीं, और इस केस में एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। क्लियर हुआ बात इतना? तो कभी भी क्वेश्चन में जरूर रीड करिएगा 1 ATM बोला या 1 बार बोला, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ, साथ में लिखिएगा क्वेश्चन, आइडियल गैस एट, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ऑप्शंस देखिएगा, आपको ऑप्शन दिया गया 22.4 लीटर, 22.71 लीटर, ऑप्शन दे दिया गया 24.789 लीटर, और ऑप्शन दे दिया गया आपको 22.6 लीटर। दूसरी तरफ इसी में ऐसे ऑप्शंस दिए गए 22.4 लीटर, 24.2 लीटर, 24.789 लीटर, 22.6 लीटर। क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन देने का तरीका अलग अलग है। तो हमें पता है कि भाई STP पर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.71 लीटर होता है। चलिए इस ऑप्शन में चलते हैं। इस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है क्या 22.71? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 22.71 इज द राइट आंसर। लेकिन इधर आते हैं, बोला गया वही क्वेश्चन सेम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज 22.4 लीटर दिया, 24.2, 24.789, 22.6, 22.71 नहीं दिया, 22.71 नहीं दिया, जबकि हमें पता है कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम STP पर 22.71 लीटर होता है। लेकिन ऑप्शन में 22.71 है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम ओल्ड कंसेप्ट लगाएंगे। ओल्ड कंसेप्ट क्या है कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है, क्योंकि ओल्ड कंसेप्ट में स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू 1 ATM लिया जाता है, जबकि 1 ATM एक्चुअल में आज की डेट में हम जानते हैं कि ये नॉर्मल प्रेशर है। तो ओल्ड कंसेप्ट की वजह से हम यहाँ पर इस आंसर को टिक करेंगे। कारण फिर से बताता हूँ, फर्स्ट चॉइस इज 22.71 फॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP, लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं है तो ओल्ड कंसेप्ट लगाएंगे। दिस इज ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ STP। ठीक है, और ये जो 22.71 है, दिस इज न्यू कंसेप्ट। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दिखा भी देता हूँ आपको चाहिए तो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए टेबल, पहले पढ़ चुके हैं ना अपन ये बात, देखिए ध्यान से। STP पर 22.71 होता है एक्चुअल में। ओल्ड कंसेप्ट था 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, वहाँ पर 22.41 लीटर आता है। 22.41 की जगह में 22.4 लिख सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना। चलिए अब हम अपन आ जाते हैं अभी एग्जिस्टिंग टॉपिक पे या एग्जिस्टिंग क्वेश्चन पे। जल्दी आ जा भाई, ये आ गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। जल्दी नोट करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमको पढ़ना है मोल, कि मोल को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। मोल का डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो मोल को डिनोट करना हो, मोल का फॉर्मूला पता करना हो, तो हम लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। इसी को लिख सकते हैं n अपॉन Na, या इसी को लिख सकते हैं V अपॉन 22.4 लीटर। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर कंसेप्ट सिखाता हूँ। मोल को लिखने के ये हमारे पास कुछ तरीके हो गए। ठीक है, देखिए रटना नहीं है, लॉजिकल है। मास अपॉन मोलर मास, भाई मोलर मास है तो क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स।
एवोगाद्रो नंबर है तो ऊपर नंबर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाद्रोज नंबर। वॉल्यूम, अब जब वॉल्यूम की बात आएगी तो ऑब्वियस है वो गैस के लिए होगा। और ये जो फॉर्मूला थर्ड है वो स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक क्या है कि ये वैलिड है एसटीपी पर और आइडियल गैस के लिए। कहाँ पर वैलिड है? एसटीपी पर और आइडियल गैस के लिए। तो हम लिखेंगे वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, हमको जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें कंडीशन है कि ये वैलिड है किसके लिए? वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। दूसरी बात, ये वैलिड है सिर्फ एसटीपी पर, वैलिड एट एसटीपी। और जब आपसे एसटीपी की बात करें तो आप आज की डेट में जो एसटीपी होता है वो लिखेंगे। और आज की डेट पे एसटीपी का अगर हम समझाना हो, आज की डेट पे एसटीपी को तो हम क्या लिखेंगे? एसटीपी पर टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना? 1 बार। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना आता है? 22.71 लीटर। और यहाँ कितना लिया गया? 22.4 लीटर। एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात है कि ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया था, क्योंकि ओल्ड कंसेप्ट क्या है एसटीपी का? एसटीपी का ओल्ड कंसेप्ट क्या है? एसटीपी का ओल्ड कंसेप्ट है, एसटीपी का ओल्ड कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम 22.41 लीटर, जिसको हम 22.4 लीटर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका ओल्ड कंसेप्ट है एसटीपी का। जबकि न्यू कंसेप्ट पे कितना है? 22.71। तो ये बताइए, ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है? ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? भाई आपको पता है कि ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है। एक्चुअल कंसेप्ट या आज की डेट में कितना आता है? 22.71 लीटर आता है। होगा क्या अगर आपको ये नहीं पता है तो एग्जाम में कुछ गलती हो सकती है। वैसे देखा जाए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, सभी बुक्स में इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर दिया होता है और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस किए जाते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई ये फॉर्मूला एसटीपी पर वैलिड है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में ओल्ड कंसेप्ट पर बेस्ड है, ना कि न्यू कंसेप्ट पर। कहाँ पर बेस्ड है? ये ओल्ड कंसेप्ट। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर, ये लिख रहा हूँ, तो क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, आइडियल गैस होना चाहिए। दूसरी बात, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। 1 atm प्रेशर होना चाहिए। बट क्या होता है, 1 बार पे भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1 बार पर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो, हटा देते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला 1 बार पे भी हम लगा देंगे, बट एक्चुअल में यही होता है। और ये 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं है, दिस इज नॉर्मल प्रेशर। दिस इज नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, क्लियर हुआ बात इतना? अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, बहुत छोटी सी बात। देखिए आपकी आदत क्या होती है, जब भी मोल्स की बात आती है आपके दिमाग में ही आता है N इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। ये रटा रटाया फॉर्मूला है, बच्चों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। कोई बुक उठाएंगे यही फॉर्मूला मिलेगा, कोई क्वेश्चन लगाएंगे इसी से आंसर आएगा, बिल्कुल फिक्स है। बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज, यहां पे पुरानी कहानी को अलग कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे दिया यहाँ पर। एक ऑप्शन दे दिया V डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज, और साथ में एक और चीज लिख देता हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। इफ
वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP इज V लीटर। चलिए अब ऑप्शंस पे चलते। एक ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने V/22.4 लीटर, और एक ऑप्शन दे दिया V/22.71 लीटर। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे दिया, दो ही ऑप्शन में काम हो जाएगा, V/22.4 लीटर। यहाँ मैं 2-3 ऑप्शन लिख देता हूँ, V/24.2 लीटर। इधर 2 ऑप्शन से काम हो जाएगा, इधर लिख दिया V/24.78 लीटर, और इधर लिख दिया V/22.6 लीटर। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग अलग है। बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट STP इज, दिया गया इफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP इज V लीटर। ठीक है, अब क्या करें, इधर वाले में देखते हैं 22.4 लीटर है, रटा है 22.4 लीटर। अब टिक करके आ गया तो आपको जरूर -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दिया, कंडीशन पे ध्यान दीजिए। एग्जामिनर ने यहाँ कंडीशन दिया STP, बार बार बोला गया STP, और STP पर वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, पता है आपको मोलर वॉल्यूम STP पर कितना होता है, 22.71 लीटर होता है। जैसे मास के लिए, मास से मोल निकालने के लिए आप करते हैं मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही यहाँ होना चाहिए वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एक्चुअल फॉर्मूला ये है N = V/VM, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एक्चुअल फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, बट मोलर वॉल्यूम का पुराना कंसेप्ट STP पर 22.4 होता था, जो अभी भी चला आ रहा है। सारे क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिकल आप इसी से करेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा स्पेसिफाई कर दिया, मैं फिर बोलता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं V/22.4 लीटर से, लेकिन ऐसा स्पेसिफाई कर दिया एग्जामिनर ने, तब क्या करेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि भैया STP पर मोलर वॉल्यूम का वैल्यू 22.71 लीटर होता है आइडियल गैस के लिए, ना कि 22.4। 22.4 ओल्ड कंसेप्ट था, जिसमें स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू 1 ATM माना जाता था, जबकि एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है आज की डेट में 1 बार है। 1 ATM तो नॉर्मल प्रेशर है। तो यहां पर बताइए क्या टिक करेंगे आप टिक करेंगे 22.71। ठीक है, ये हो गया, अपन ने टिक कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, यहां पे हमने देखा कहीं 22.71 दिख ही नहीं रहा है, नीचे 22.4 दिख रहा है, तो फिर मजबूरी का ऑप्शन ही रहेगा। फिर बोलता हूं न्यूमेरिकल आपके 22.4 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, आप हमेशा 22.4 लीटर के अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा कंडीशन बैठ गया तो फिर जो एक्चुअल में मोलर वॉल्यूम होता है STP पर आइडियल गैस का 22.71, उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आए तो रटने वालों का तो आंसर ही जरूर गलत होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रटने का नहीं, समझने का खेल मांगता है। चलिए तब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, ये कहाँ पे, हाँ ठीक है, चलिए पहले इसको लिखिए, जल्दी से नोट कर लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए फिर ऊपर चलते हैं। अब आप ये नोट करिए जल्दी से, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये नॉर्मल प्रेशर, हाँ इतना कर देते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब ऊपर कर देता हूं स्लाइड, और अब आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो आज पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो डेटा मैंने बताया उसको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा,
क्योंकि आगे हम इन सबको बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज पढ़ाया वाला रिवाइज करके रखिए, अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।